प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 जून 2026 को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार की इन 12 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो हर क्षेत्र और वर्ग में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। चाहे महिला सशक्तिकरण हो या गरीब कल्याण या फिर किसानों का उत्थान और बुजुर्गों की देखभाल, हर क्षेत्र में पीएम मोदी के विजन के अनुरूप बदलाव साफ दिख रहा है। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के 12 साल की 12 बड़ी उपलब्धियों पर। सबसे पहले बात करते हैं गरीबों के कल्याण की। मोदी सरकार के 12 साल के शासनकाल में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पीएम मोदी ने पद संभालने के बाद हर गरीब के सिर पर पक्की छत का संकल्प लिया था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नागरिकों को इलाज की सुविधा दिलाने का संकल्प लिया था। आज इसी का नतीजा है कि देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है और हर साल 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। पीएम मोदी ने नारी सशक्तिकरण के तहत लखपति दीदी योजना शुरू की थी और आज देश में 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा योजना शुरू की थी और बीते वर्षों के दौरान 57 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन बांटे जा चुके हैं और 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि लाभार्थियों को दी जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों के दौरान देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया है, जिससे नारी सम्मान सुनिश्चित हुआ है। निर्यात के क्षेत्र में भी 12 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है और 79 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भी मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते वर्षों के दौरान देश में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 3 गुना से ज्यादा हो गया है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन और RRTS यानी नमो भारत जैसी ट्रेनें चलाकर लोगों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा प्रदान की है। बीते 12 वर्षों के दौरान भारत में UPI ट्रांजैक्शन 12,000 गुना हो गया है। इसके तहत करीब 314 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कामयाबी हासिल की है और मार्च 2026 में देश नक्सल मुक्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू चुनाव जीतकर 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम का 4,399 दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास रचने पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बधाइयों का तांता लग चुका है। वर्ल्ड लीडर्स पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी पीएम मोदी को बड़ी उपलब्धि की बधाई दी। सर्जियो गौर ने एक्स पर लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि दर्शकों तक उनकी समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। हार्दिक शुभकामनाएं। अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्निन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद कॉर्निन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में बधाई। 3 बार लोकतांत्रिक जनादेशों में 1.4 अरब लोगों के भरोसे से उन्होंने 4,399 दिन तक नेतृत्व किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने से लेकर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल बदलाव लाने वाला रहा है। अमेरिका भारत की साझेदारी पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही।
केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा, जनसेवा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। आज आप भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार मिले जनादेश के जरिए भारत की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए भरोसे और विश्वास को दर्शाता है। एक साधारण शुरुआत से इस पद तक आपका सफर आपके समर्पण, दृढ़ता और जनसेवा का प्रमाण है। केन्या भारत के साथ अपनी मजबूत और स्थायी साझेदारी को महत्व देता है और हमारे लोगों के आपसी फायदे के लिए सहयोग को और गहरा करने की उम्मीद करता है। भारत की जनता की सेवा और निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मुइज्जू ने एक्स पर लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। मालदीव आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। दुनिया भर के नेता सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं, उनके विजन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बधाई दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पत्र में लिखा, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर सरकार और श्रीलंका की जनता की ओर से हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि न केवल आपके कार्यकाल की लंबाई बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में बार बार रखे गए विश्वास का प्रमाण है। इतने विशाल, विविध और गतिशील लोकतंत्र में लगातार चुनावों में जनादेश हासिल करना उल्लेखनीय है। बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों में सुधार से करोड़ों भारतीय लाभान्वित हुए हैं। भारत अब विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में प्रभावशाली आवाज बन गया है। भारत और श्रीलंका के बीच साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने श्रीलंका के चुनौतीपूर्ण समय में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपना दोस्त बताते हुए पीएम मोदी को गर्मजोशी से बधाई दी। स्कॉट मॉरिसन ने एक्स पर लिखा, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। एक सच्चे राजनेता जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में भारत की स्थिति को बदल दिया है। हमें उस व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर गर्व है जिसे हमने मिलकर बनाया है। बधाई हो मेरे दोस्त। दुनिया भर से प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं। जाहिर तौर पर पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं बस छा जाते हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आज पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखना होगा कि आगे पीएम मोदी कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बनाते हैं। देश में पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई के इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसे आम जनता की जेब पर डाका करार दे रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जा रहा है। इस चौतरफा दबाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सामने आकर न केवल सरकार का बचाव किया है बल्कि कीमतों के पीछे के गणित और हाल ही में नीतियों में किए गए बदलावों जैसे कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की सीमा तय करने पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने पिछले 3 महीनों में फ्यूल और गैस के दाम बढ़ने पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ 7 रुपए और 60 पैसे बढ़ा। और देखिए, अगर आप देखा जाए तो अभी भी दिल्ली में जो पेट्रोल का दाम है वो 4 साल से पहले से कम है। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले, फरवरी 2022 से पहले मोदी जी ने दाम कम किए। उसके पहले थोड़ा बढ़ाया था, उसके बाद कम किए। नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी कुछ दिन पहले सरकार ने अपनी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। और मैं आपको बताऊं, आंकड़े देता हूं, अभी पीछे पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। और जो हमारे बीजेपी की स्टेट्स है उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपना वैट भी कम किया। इसलिए जब हमारे विरोध में जो है विपक्ष के वो कहते हैं, उनसे ये पूछना चाहे, आप ये बताइए ये क्यों है कि जो बीजेपी स्टेट्स में और नॉन बीजेपी स्टेट्स में पर लीटर दाम में वहाँ पे 10 रुपए ज़्यादा है। 10 रुपए पेट्रोल का दाम भी ज़्यादा और कई जगह तो 15 रुपए भी ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये
उनकी कमिटमेंट है, आर्टिकल ऑफ फेथ है कि वो चाहते हैं कि आम नागरिक को जितना कम उन पे बोझ पड़े। केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के फैसलों के पीछे ठोस और विश्वसनीय वजहें हैं। उन्होंने हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या को लेकर उठ रहे सवालों का भी सीधा जवाब दिया। आज सुबह से हल्ला हो रहा है कि जो उज्ज्वला के सिलेंडर हैं हमने 9 से 4 कर दिए। भाई साहब, अगर आपकी वो जरूरत ही नहीं है 4 सिलेंडर से ज्यादा, तो आपको ज्यादा सिलेंडर किस लिए चाहिए? हमने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल जानकारी आई कि कई हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर चाहिए नहीं होता, वो 300 रुपए का सिलेंडर लेके उसमें से या तो कमर्शियल पे बेच रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, या 300 रुपए महंगा वो किसी और को दे रहे हैं। और ये डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर की वो स्कीम है। आप जब सिलेंडर खरीदते हो तो आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में चली जाती है। तो किसी का कहना कि ये 2700 रुपए से कम करके सब्सिडी ये उतनी हो गई, गलत है एकदम। ये एकदम गलत है। आप इस्तेमाल ही 4 सिलेंडर करते हैं और आपके खाते में उसी 4 सिलेंडर की सब्सिडी जाती है। हाँ, अगर हुआ आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन है या कोई त्योहार है और आपको ज्यादा सिलेंडर, तो आप 5वां सिलेंडर ले सकते हैं, वो 300 रुपए ज्यादा महंगा। पर आप समझिए, आपको रैशनलाइजेशन की जरूरत इसलिए थी कि एक बड़ी स्कीम जो 10 करोड़ 55 लाख हमारे नागरिकों को मिल रही है, जब वो इस्तेमाली 4 सिलेंडर करते हैं तो उनको 9 और 8 और 7 या 6 या 5 सिलेंडर की क्या जरूरत है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक टकराव की वजह से इस बेहद महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर नाकेबंदी हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 100 दिन से मिडिल ईस्ट जंग जारी है, लेकिन सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जो कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी के स्टॉक्स हैं, उस पे हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ तो हमने बात की ईरान की अथॉरिटीज के साथ, बाकी देशों की अथॉरिटीज के, और जहां तक मुझे याद है 28 फरवरी के बाद 15 हमारे एलपीजी टैंकर्स भी आए हैं वहां से निकल कर। दूसरा, और ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं, हमने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। और तीसरा, हमने अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो पहले 32,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन होती थी, उसको बढ़ा के उसको 54,000 मेट्रिक टन पर डे ले गए। इसलिए हमारी जो सप्लाई मैनेजमेंट है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर अभी देखिए 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, पूरा मई का महीना, और जून में भी हम 9 तारीख तक आ गए हैं, तो 100 दिन से ज्यादा हो गए इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए और विश्व भर के लिए कि इसका समझौता इनका जल्दी हो और इसमें डीएस्केलेशन हो। पर अगर नहीं भी होता है तो मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमने सप्लाई मैनेजमेंट पिछले 100 दिन के करीब मैनेज किया, अगले वाले आने समय में भी हम इसमें सफल रहेंगे। इन सब के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष गैस, पेट्रोल और डीजल के कमी वाले आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष जनता के बीच गलत जानकारी दे रहा है। तो कहीं कमी तो नजर मेरे को तो आ नहीं रही कमी, और ना ही कोई रिपोर्ट्स हैं। हाँ, कुछ ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, और एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन। जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बहाना बनाकर देश की गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को प्रताड़ित कर रही है, वहीं हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए पलटवार किया। फिलहाल ईंधन के दामों को लेकर देश में राजनीति गर्म है। अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ हिना खान अपने स्टाइलिश फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं।
वो कभी ट्रेडिशनल अवतार में तो कभी मॉडर्न वेस्टर्न लुक में फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने व्हाइट मिडी ड्रेस में अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिनमें उनका एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्हाइट मिडी ड्रेस में कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। इस लुक में उन्होंने बेहद स्टाइलिश तरीके से वेस्टर्न आउटफिट को कैरी किया है। उनकी ऑफ वाइट ड्रेस लेयर्ड और टेक्सचर डिजाइन में है, जिसमें टॉप पार्ट फ्लोई और सॉफ्ट रखा गया है। वहीं वेस्ट पर डिटेल्ड पैटर्न और नीचे रफल डिजाइन इसे एक ट्रेंडी और फेमिनिन टच दे रहा है। इस लुक को उन्होंने मैचिंग व्हाइट पॉइंटेड हील्स के साथ कंप्लीट किया, जो पूरे आउटफिट को एक सोफिस्टिकेटेड फिनिश देते हैं। वहीं उनका सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और नेचुरल लुक उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है। तस्वीरों में हिना अलग अलग पोज देती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपने पोस्ट के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, Was looking for some anti-Delilu pills, didn't find any sadly, फिर सोचा let's do some pictures in this magical golden hour। वर्क फन की बात करें तो हिना खान ने साल 2009 में टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो कई टीवी और रियलिटी शोज में नजर आई और इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई। निजी जिंदगी में हिना खान ने 3 जून 2025 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी की थी। एक्टर वेदांग रैना अपनी अपकमिंग फिल्म मैं वापस आऊंगा के प्रमोशन में पूरी तरह बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने अटारी बाघा बॉर्डर से कुछ शानदार तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिन्होंने फैंस का ध्यान खींचा है। जून 2026 में हुए इस इवेंट में वेदांग ने डायरेक्टर इम्तियाज अली और म्यूजिकल लेजेंड AR रहमान के साथ मिलकर BSF के जवानों को एक संगीतमय सलामी दी। अटारी बॉर्डर के JCP स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोग और BSF जवानों ने हिस्सा लिया। इवेंट के दौरान वेदांग ने अपनी फिल्म का गाना मस्करा लाइव परफॉर्म किया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में वे AR रहमान और मोहित चौहान के साथ स्टेज शेयर करते, सेल्फी लेते और यादगार पल एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वो एक वीडियो में इम्तियाज अली खुद कैमरे से वेदांग की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियोस को शेयर करते हुए वेदांग ने कैप्शन लिखा, A historic moment. I can't put into words what this felt like. A concert for the ages at the Atari Post. Never been done before. Also me casually sharing the stage with legends AR Rahman, Mohit Chauhan and इम्तियाज अली। मैं वापस आऊंगा इन सिनेमास 12 जून। वर्क फन की बात करें तो मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी साल 1947 के पार्टीशन के दौर पर बेस्ड है। फिल्म में वेदांग रैना के साथ शर्वरी बाग लीड रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।